क्वेश्चन नंबर है 32 इसका आंसर देखिए। ये कह रहा है 298 केल्विन पर जल में सीमांत मोलर चालकता का उच्चतम मान किस आयन का है। देखो इसमें सीधा सीधा फैक्ट लगाइए ना। पहली बात ये कि जल में कह रहा है H2O के अंदर, अगर H2O में कह रहा है तो इसका मतलब है H2O अट्रैक्ट करेगा जहां मैक्सिमम चार्ज होगा। तो ये काट दो और ये काट दो, ठीक है, मतलब H2O घेर लेगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी चालकता तो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चालकता किस पर डिपेंड करेगी? चालकता, कंडक्टिविटी, ये प्रोपोर्शनल होगी इसकी गतिशीलता के, आयन की गतिशीलता के। आयन जितनी तेज गतिशील होगा उतने हिसाब से उसकी चालकता होगी, ठीक है। तो पहली बात। दूसरी बात, ये बड़ा होगा तो इसकी चालकता अधिक होगी क्योंकि छोटा है। याद रखना, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम या और छोटा होगा तो इसकी चालकता का ऑर्डर इस प्रकार होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की रेडियस। देखो सीधा सीधा है, बोर ने कंसेप्ट दिया है इसको, ठीक है। और आर बराबर हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकल के आता है 0.529 है ना, 79 या जो भी है 9 n स्क्वायर अपॉन जेड। ये एंगस्ट्रॉम में निकलेगा या 10 की घात -10 में मीटर में n स्क्वायर अपॉन जेड ये निकल के आएगा। इसको हम लोग 9 को हटा के निकटतम कर देंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम और n पहली कक्षा के लिए 1 स्क्वायर और z बराबर परमाणु के लिए तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। तो आंसर हो गया तुम्हारे पास 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा यौगिक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आवंत प्रदर्शित करता है? ठीक है, देखो ध्यान से, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आवंत। देखो पहली बात समझो हाइड्रोजन आवंत क्या है ना। हाइड्रोजन आवंत है कि हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ता है ना, जुड़ता है वहां से हाइड्रोजन की तरफ, या हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के द्वारा उनको अपनी ओर थोड़ा सा आकर्षित किया जाता है, जिससे एक अट्रैक्शन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव बन जाता है। ऐसे हम मान के ये है हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन का खिंचाव बन जाएगा ये इनमें से किसी के साथ है ना। जैसे H2O है, H2O, H सिंगल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मैं बात कर रहा हूं ये ऑक्सीजन है, अगर दूसरा HO और H इस प्रकार से होगा, जो भी है इस प्रकार से, नहीं ऐसे ही मान लो, ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स का ये जो खिंचाव है ना, यहाँ ये बॉन्ड क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। मजबूत बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए H2 है ना, H2 18 अणुभार के साथ क्या है, लिक्विड है, जबकि नहीं होना चाहिए, गैस होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतर आणविक, मतलब इसको कहते हैं इंटर, ठीक है। एक होता है इंट्रा और या अंतरा, ठीक है। अंतरा आणविक या इसको कहते हैं इंटर। देखो बात समझने की कोशिश करो, अगर एक अणु ये H2O का है, दूसरा अणु ये H2O का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, दो अलग अलग अणुओं, ठीक है, दो अलग अलग अणुओं, जैसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोई चीज होती है तो उसमें कई सारे गेम, मतलब गेम जैसे हो रहा है ना, या इंटरनेशनल कोई किसी प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें कई सारे देश क्या करते हैं, उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको इंटरनेशनल कहते हैं। अगर इंटरनेशनल हो तो उसी देश की टीमें या पार्टियां उसमें इन्वॉल्व होंगी, उसको इंटरनेशनल कहते हैं। मतलब इलेक्शन या इसको जो देश में होती है, मतलब उसकी छूट इंटरनेशनल होती है और गेम वगैरह इंटरनेशनल होते हैं, ठीक है, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर ये H2 और H2O दोनों इसके साथ वो करते हैं, या ऐसे मान लो C2H5 ये O ये H, ठीक है। सेम अगला C2H5OH, ठीक है, ऐसे मान के चलो OH और ये C2H5 इस तरीके से, ठीक है ना। ये ऐसे मान लो सर C2H5 और यहां से आ गया O, तो ये एक हाइड्रोजन ऐसे ले लो, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये इस तरीके से, ऐसे फिर से C2H5 ये O और ये H, ठीक है, ये अट्रैक्शन O H, ये अट्रैक्शन बन गया, ये C2H5। तो ये अलग अलग अणुओं के मध्य बना, ये अलग अलग अणुओं के मध्य बना, इसको कहेंगे इंटर। और एक ही अणु के मध्य बनेगा तो उसको कहेंगे इंट्रा। देखो ऑप्शन में एथेनॉल है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, है ना, एथेनॉल के मध्य बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे अलग अलग एथेनॉल के मध्य बनेगा दोस्तों, होगा OH C2H5। ये जो बना, ये जो बना ना, ये क्या हो गया, इंटर हो गया। ऐसे ही P है ना, ये पैराफिनॉल है, देखो ध्यान से,
ये है OH और यहाँ हो गया तुम्हारे पास नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रो NO2, ठीक है। अगर ये किसी के साथ बनाएगा तो किसी और अणु के साथ बनाएगा, इसी के किसी अन्य अणु के साथ से, इसमें नहीं बना सकता। वाटर में H2O मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो देखो इसके बारे में बात करें, ये हो गया तुम्हारे पास OH, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास NO2, ठीक है। इसको कहेंगे ओ नाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थो पर बेंजीन में, यहाँ ऑर्थो पर नाइट्रो है और फिनॉल बना दिया, देखो ध्यान से। अब हम बात करें सर नाइट्रो एन डबल बॉन्ड O, ये O है, इसके साथ ये जो बॉन्ड है ना, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये एक ही अणु में बना है, तो हम कहेंगे इसको क्या, इंट्रा। तो ये कह रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेक्सेन C6H16, ठीक है। ये गलत लिखा है क्या, देखो C6H14, ये कैसे हो जाएगा भाई, हेक्सेन है ना, एल्केन फॉर्मेट होता है, देखो ध्यान से। तो हेक्सेन क्या कह रहा है, कितने संरचनात्मक समावेशी है, ठीक है। वैसे आंसर इसका 5 है, आप धीरे धीरे चेक करके देख लीजिए सारे संरचनात्मक समावेशी में। तो एक तो हमारे पास N हेक्सेन ही हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 है ना, CH2 3 दूनी 6, तो CH3 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तुम्हारे पास। इसको हमको N हेक्सेन कहेंगे, ये पहला हो गया, ठीक है। अगला दूसरा साइक्लो ले लीजिए इसका, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये वाला इस तरीके से है ना, प्रत्येक पर दो दो हाइड्रोजन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब sp3 हाइब्रिडेशन सबके बीच में, क्लियर है ना। ये हो गया हमारे पास दूसरा 2, ठीक है। तीसरा चेक करके देखो, तो तीसरा चेक करके देखोगे तो एक काम कर लो, एक श्रृंखला कम कर लीजिए, पेंटेन कर लो इसको, जैसे CH3 CHO यहां लगा लीजिए, CH3 यहाँ CH2 और CH3, देखो 1 2 3 4 5 पेंटेन कर लिया, तो क्या कहोगे 2 मेथिल पेंटेन। इसको ही अगले वाले पे कर दो 3 मेथिल पेंटेन, इसको यहां लेके आओ 3 मेथिल, कितना होगा 4। एक और अगले वाले में 2 3 कर लो, 2 कर लो, यहाँ ब्यूटेन कर लो, तो टोटल मिला के आंसर कितने निकल के आएंगे, आंसर आएंगे दोस्तों इसके, चेक कर लो आराम से 5। आगे देखो कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण पर कीटोन देता है, बहुत सही, देखिए ध्यान से। पहला कह रहा है प्रोपेन 1 ऑल, बोले तो प्रोपेनॉल, देखो ध्यान से। ये हो गया CH3 CH2 और OH, प्रोपेनॉल। देखो ध्यान से, ये क्या है, ये इसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, ध्यान रखो। और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो ये एल्डिहाइड बनाता है, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बोक्सिलिक बनाएगा, कीटोन नहीं बनाता, बस ये याद रखना है, ठीक है ध्यान से। ऐसे ही मेथनॉल, तो ये भी नहीं बनाएगा, CH3OH है, ठीक है, ये भी नहीं बनाने वाला। एथेनॉल, ये भाई प्राइमरी की कैटेगरी में ही आएंगे, तो ये भी नहीं बनाएगा, ठीक है, ये भी एल्डिहाइड ही बनाएगा, देखो ध्यान से। अब सवाल आता है प्रोपेन 2 ऑल, देखो ये आंसर, CH3 CH पे OH और CH3, ये प्रोपेन है 2 ऑल है, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके यहां से डबल बॉन्ड होके ये बनेगा कीटोन, क्लियर है ना। तो आंसर है हमारे पास डी। क्वेश्चन कह रहा है आयतन के स्थिर अनुपात के नियम को किसने दिया था, देखो ये एक ही पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, गुणित अनुपात का नियम इसमें आ गया, स्थिर अनुपात का नियम इसमें आ गया, ठीक है, मतलब सारे के सारे, गैल्वसेक का नियम इसमें आ गया, देखो ये है ना, गैल्वसेक का नियम इसमें आ गया है ना, और ये तो डबल बार रिपीट हुआ सवाल है ना, गैल्वसेक के नाम से ही पूछ लिया और दूसरे तरीके से पूछ लिया, देखो दोनों तरीके से सवाल पूछ लिया, करा दिया है सवाल, पीछे देख लो है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आयतन के स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, सिंपल, गैल्वसेक ने। अगला, किस यौगिक में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, विस्थानीकरण है ना, संभव नहीं है, ओके। देखिए ध्यान से, डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ठीक है। कहने का मतलब है, देखो ध्यान से, एक बात है कंजुगेशन, कॉन्जुगेशन में हम लोगों को ये बात समझाई जाती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, या एक परमाणु में या किसी एक अणु में इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है पहला कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है। अगला है तुम्हारे पास
देखो पहली कंडीशन तो कॉन्जुगेशन से हो सकता है, ठीक है, और देखो जैसे बेंजीन, ठीक है, अब बेंजीन के बारे में बात करते हैं। तो बेंजीन में अगर मैं कहूं ये कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दो यहां, दो यहां, दो यहां, मुझे बताओ ये यहां कौन से वाले कार्बन पे, 1 2 3 4 5 6 कौन से वाले कार्बन पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कौन से वाले के, नहीं तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहां 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 यहां, मतलब सारे कार्बन पर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बेंजीन में इस प्रकार की रिंग बनाते हैं। ये रिंग भी यही रिप्रेजेंट करती है कि डी लोकलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कार्बन पर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को बात समझनी होगी कि इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन है हमारे पास 2 ब्यूटीन, देखो ध्यान से, ठीक है, बस यही समस्या है, CH3 CH CH एंड CH3, देखिए ध्यान से गौर करो, कार्बन की वैलेंसी यहां से कंप्लीट होती है, 2 ब्यूटीन है, ठीक है। ये जो लोन पेयर है यहाँ पे वो इधर ट्रांसफर हो सकता है, इधर ट्रांसफर हो सकता है, तो डीलोकलाइजेशन तो यहाँ भी संभव, ठीक है। सवाल ये अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें भी संभव है भाई, 1,3 ब्यूटाडाइन, तो CH3 CH 1,3, तो मैं कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो आंसर है तुम्हारे पास दो, तो चार, चार और चार, है ना, तो हो गया तुम्हारे पास, ठीक है एकदम। तो हम कहेंगे सर एक नंबर पर 1, तो एक नंबर पे पढ़ ले, यहां से इधर से पढ़ लो 3, 3 इस 1,3 ब्यूटाडाइन, तो ये भी ट्रांसफर हो सकता है, तो यहाँ भी डिलोकलाइजेशन संभव है। 1,3,5 हेक्साट्राइइन, ठीक है भाई, 1,3,5 इसी को बढ़ा लो, 1,3,5 इसी को बढ़ा लीजिए, यहाँ एक कम कर लो, तो 1,3,5, तो 1 2 3 4 5 इस पे कर लो डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, तो ये कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया 1,3,5, यहाँ भी डिक्लेरेशन संभव, ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है, ये इधर ये इधर ये इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये इधर ट्रांसफर हो सकता है, बॉन्ड ट्रांसफर हो सकता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे हो सकते हैं, डीलोकलाइजेशन संभव है। चौथा ऑप्शन है बेंजीन, ये मैंने बता ही दिया, इसका मतलब इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, इसको आप क्वेश्चन को थोड़ा सा डिले करेंगे, हो सकता है कि आंसर की क्या बोलेगी, ठीक है, बात की बात है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आयन पर चुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक है, देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझाया कि कौन सा आयन है, इसका कह रहा है सर कौन सा आयन है जो कैसा है, डायमैग्नेटिक है, मतलब प्रचुंबकीय है। देखो ऐसा आयन जिसमें, देखो ध्यान से पहले बात समझने की कोशिश करो, जिसमें जो डी ऑर्बिटल का है, जो डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, उसमें डी ऑर्बिटल में कैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कैसा है, वो पैरामैग्नेटिक है दोस्तों, और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो है तुम्हारे पास डायमैग्नेटिक, ठीक है। देखो ध्यान से, अब सवाल उठता है, ऑप्शन में चेक करके देख लेते हैं, ये हो गया सर Mn2 पॉजिटिव, ठीक है भाई, ये हो गया Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, ये गया Cr3 पॉजिटिव, और अगला है Fe3 पॉजिटिव, देखो ध्यान से गौर करो, ठीक है, सवाल समझने की कोशिश करना। हमने कहा सर मैग्नीज, मैग्नीज इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है इसका, 25, और इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 होना चाहिए कायदे से, क्योंकि मैग्नीज है। अब सवाल उठता है कि सर मैग्नीज 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आपने कहा ठीक है, लेकिन 3d, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, डी में इलेक्ट्रॉन बचे कितने टोटल 5, तो 5 के 5 अनपेयर हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कैसा है, अच्छा खासा मैग्नेटिक होगा भाई, इसमें तो
रंगीन होगा, मैग्नेटिक होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। सवाल ये है सर, जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है दोस्तों 30 और ये होगा 1s2 और 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। देखो ध्यान से, जिंक तभी 30 होगा, काउंट करके देख लो आराम से। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बाह्यतम कोष से s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, अब डी में कितने बचे, डी में देखो यही अगर मैं मान के चलूं यही कक्षक है तो 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 मतलब पेयर्ड है सारे के सारे, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है और इसलिए हमारा आंसर यही है कि जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरे को चेक करके देख लीजिए, मन करे तुम्हारा तो। क्रोमियम, क्रोमियम का नंबर होता है 24 और इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या बनेगा, देखो यहां से ये तो सेम ही बनेगा, यहां से बनेगा 4s2 और 3d। देखो क्रोमियम अपवाद में आता है इसलिए 4s1 और 3d 5 आता है। ठीक है, फिर भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 0 यहाँ हुआ और 3 यहाँ हुए, तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ कैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 कॉलम ऑर्बिटल कैसे अनपेयर्ड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ये भी कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, मैग्नेटिक होगा। Fe में, Fe में इधर आएगा, देखो ध्यान से 4s2 और 3d6 आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए और एक यहां से गया, तो यहाँ कितने बचे 5। तो इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके डी में इलेक्ट्रॉन बचे दोस्तों टोटल 1 2 3 4 एंड 5। देखो 5 ये ठीक इसकी तरह आ रहा है मैग्नीशियम, क्लियर ना। तो बात समझो, आंसर है हमारे पास क्या, जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन बिल्कुल जिस तरीके से पेपर में लिखे हुए हैं उसी तरीके से मैंने कोई भी क्वेश्चन आगे या पीछे नहीं किया हुआ है ना। क्वेश्चन कह रहा है किस तत्व में ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या अधिकतम होती है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब सवाल है तुम्हारे पास टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन एंड मैग्नीज। देखिए ध्यान से सुनो, मैं सीधे सीधे आंसर पे चलते हैं ना। तो देखो 2 आंसर तुम यहाँ पे लेके चलो, एक तो हम लोग आयरन लेके चलते हैं और एक और चलते हैं हमारे पास मैग्नीज। देखो 2 बाकी की आप अपने आप देख लीजिए है ना, आराम से चेक करके। देखो ध्यान से, आयरन कितना नंबर पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 26 और मैग्नीज कितने नंबर पे होता है 25। देखिए गौर करो ध्यान से। ठीक है, अब सवाल है आयरन 26 पर है, मैग्नीज 25 पे है। अच्छा इसका आंसर क्या है, देखो ध्यान से, ये कहता है 4s2 और ये कहता है 3d6 और ये कहता है 4s2 और 3d5। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर चेक कर लेंगे, यही निकल के आएगा। ठीक है, 26 है, इससे पहले 18 18 2 20 और 6 26, इससे पहले 18 18 2 20 और 5 25। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये है डी, डी बाह्यतम ये है, इससे पहले वाला 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हुआ, इस तरफ बाह्यतम ये है और 1 2 3 4 5 है ना, ये देखो कंडीशन यही है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। हम लोग Fe को पढ़ते हैं ना, तो Fe के बारे में तुमने सुना होगा, Fe 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव बहुत रेयर चांस है, लेकिन बहुत ज्यादा 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव Fe के बारे में तुमने सुना होगा। ठीक है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से निकलता है, 1 इलेक्ट्रॉन और यहां से निकल जाता है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा। देखो यहाँ से, हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें ये रूल नहीं लगता है, लेकिन मैग्नीज के बारे में देखा गया है कि +2 +3, जैसे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2, अब जैसे इधर से +3 किया तो यहाँ 4 रह गए, फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है 4 +5 +6 +7। इसका मतलब है मैग्नीज है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +7, तो आंसर है हमारे पास डी। ओके, क्वेश्चन है आगे, ये कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रोड शून्य मानक इलेक्ट्रोड विभव रखता है। देखो ध्यान से, जब भी हम इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव को सेट करने के लिए किसी भी टेम्परेचर पर हाइड्रोजन का मानक विभव क्या है, 0 वोल्ट माना गया है। ठीक है, ये याद रखना आंसर में, हाइड्रोजन का जो
मानक इलेक्ट्रोड विभव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है ना, ठीक है, SEP है ना, इस तरीके से जो भी है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या माना गया है, 0। आगे ये कह रहा है दिगंसी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। देखो क्या करती है, क्वांटम संख्या परमाणु के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्वांटम सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है, मतलब परमाणु को नील्स बोर के बाद या नील्स बोर के समय के बाद तुरंत, है ना, हम लोगों ने एटम को एक छोटे, बिल्कुल बहुत छोटे पार्टिकल्स और उसी के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी गतिविधियों को हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है या क्वांटम नंबर्स की सहायता से पढ़ा है। तो ये 4 है, N, L, M और S। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल दिगंसी क्वांटम संख्या, तीसरी है मैग्नेटिक और चौथी है स्पिन क्वांटम संख्या, ठीक है। आप जानते हैं ये सेल नंबर या ऊर्जा स्तर बताती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी परमाणु के न्यूक्लियस से अंतिम इलेक्ट्रॉन को मैच कर दें तो वो डिस्टेंस भी बताती है, इसका मतलब है वो दूरी भी बताती है, कई सारी अगर हम चेक करके देखेंगे तो एक क्वांटम नंबर कई सारी जानकारियां देते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये एल, सवाल ये है एल क्या देता है। देखो एल बराबर अगर 0 निकल के आता है तो ऑर्बिटल की शेप है गोल, स्फीयर, ठीक है, कैसी है, गोलाकार। और अगर एल का मान 1 निकल के आता है तो कैसा है, डंबलाकार है। अगर 2 निकल के आता है द्विडंबल है ना। 3 तो जटिल, डंबलों में डंबल फंसे होते हैं ना, तो इस प्रकार की कंडीशन। इसका मतलब है आंसर क्या कहता है, आंसर हमारे पास है कक्षकों का आकार नहीं, कक्षकों की आकृति, करेक्ट आंसर यही है ना। इलेक्ट्रॉन का चक्कर कौन बताती है, स्पिन, ये एस बताती है इलेक्ट्रॉन का चक्कर के क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। त्रिविम अभिविन्यास, ठीक है, इसके बारे में नहीं। ये आगे आ जाइए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है, दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर। देखो ध्यान से, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ही तो भाई साहब सॉल्यूशन है, विलेन सॉल्यूशन है, ठीक है। सवाल इसमें गलत करने के मतलब जहां चांस है वो कहां है, देखो मिट्टी, मिट्टी तो नहीं है भाई, है ना, मिट्टी तो क्या है, मिट्टी में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं बट किसी भी फिजिकल मेथड से उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा विलियन होमोजीनियस में है ना, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, आप उसको होमोजीनियस मिक्सचर को विलेन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन के पार्टिकल यानी इनका आकार जो होता है 10 टू द पावर 3-4 के आसपास, -3-4 के आसपास। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके जो पार्टिकल है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो उसमें इस तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, अर्थात जो विलेय पदार्थ है वो उसमें पूर्ण रूप से विलय हो जाता है और उसको किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो उसके जो गुण है ना वो विलेन के गुण बन जाते हैं, उसके खुद के गुण खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये बात है, ये वाली बात है। तो इसका मतलब है मिट्टी तो आंसर नहीं हो सकता। सैंड इन वाटर, आपने कभी रेत पानी में डाल के देखो तो थोड़ी देर के बाद वो बैठ जाएगा, लेकिन सोल्यूशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि वो नीचे की तरफ बैठ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो नीचे की तरफ बैठ जाए। जैसे आपने चीनी घोली पानी में तो आप 2 दिन तक रख दो या 4 दिन तक रख दो, वो वैसा ही गोल बना रहेगा, चीनी नीचे की तरफ बैठेगी नहीं, तो वो क्या है, विलेन है। तो ये वाला आंसर गलत हो गया। सवाल है एयर एंड मिल्क, देखो ध्यान से, मिल्क भी विलेन का एक टाइप है ना, लेकिन इसको हम लोग विलेन नहीं कोलाइडी विलेन कहते हैं। अच्छा सवाल है तो सर कोलाइडी विलेन पीछे भी लगा हुआ है, इसके पीछे कहानी है जो भी है, मतलब कहानी का मतलब है पढ़ाई है ना। अब हम बात करते हैं कोलाइडी विलेन क्या है। कोलाइडी विलेनों का आकार है ना, कोलाइडी कणों का आकार है, वो विलियन से, है ना, वो विलियन के जो कण है ना उनसे कैसा होता है, ये बड़े कण है, ये पार्टिकल्स बड़े बड़े, ठीक है, उनको हम लोग कोलाइडी विलेन कहते हैं। और कोलाइडी विलेन वास्तविक में होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते। इसका मतलब है दूध में जो उपस्थित पार्टिकल्स है ना, मिल्क में जो उपस्थित पार्टिकल है वो क्या है, कोलाइडिकल है, अर्थात मोटे पार्टिकल्स हैं, जिसको हम लोग विलेन में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये वाला आंसर तो नहीं है। एयर, एयर में हमारे पास मिला हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य प्रकार की गैसेस हैं, वो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा आयन अधिकतम अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। देखो ये सवाल कई, ये इस प्रकार के विविध प्रकार के सवाल इसमें रिपीट हुए हैं और बहुत अच्छे सवाल है। ये कह रहा है, अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था, ये कह रहा है कि कौन सा आयन है इसमें जो मैक्सिमम चुंबकत्व रिप्रेजेंट करता है। देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं सर पैरामैग्नेटिक, हमने इस अगले वाले में बता दिया है ना, अगर आप चेक करके देखें पैरामैग्नेटिक हमने कहा कि डी, है ना, ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन मिले हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है।
और अगर डायामैग्नेटिक की बात करें, डायामैग्नेटिक की बात करें तो क्या है, डी ऑर्बिटल में कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले तो उसको हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं। मतलब ये है प्रतिचुंबकीय और ये है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब है प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो चुंबकीय और बड़े या आकर्षित होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि सर डी ब्लॉक में, अब इसने ये नहीं कहा कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, इसने कहा कौन सा अधिक मैक्सिमम। तो सवाल फिर से वही आंसर वही, तो डी ऑर्बिटल में क्या करो, मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, सवाल वही होगा। देखो ध्यान से, ये कह रहा है Fe3 पॉजिटिव, गौर करिए, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, तीसरा Cu2 पॉजिटिव, ठीक बात है, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो गौर करो, ठीक है। एक का कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी तुम लोग जानते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। फिर क्या आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6। अब देखो यहां तक सब में सेम आएगा, यहां भी और यहां भी, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया 2 सर 8 2 8, ठीक है, ये होगा, ठीक है। 1s2 1s2 2s2, दूसरे कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये तो सेम बनेंगे यहाँ पे, है ना, ऐसे ही 3s2 3p6, यहाँ 3s2 3p6, लेकिन यहाँ 3d का बनेगा, 3d 3d 3d, वैसे कायदे से 4s पहले आ जाता है, लेकिन मैं 3d लिख दिया। अब देखो सब में 4s में 2, 4s में 2, यहाँ 4s में देखो ये 4s2, ये 4s, ये है Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। तो Cu2 पॉजिटिव है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और Zn में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब सवाल उठता है सर यहाँ 3 पॉजिटिव में पहले से, इसकी कहानी पहले निपटाई है। देखो अगर ये 26 होता, मान के चलो ये 26 होते, है ना, और ये 29 होता, और ये 30 होता, है ना, होता, तो सवाल कुछ इस तरीके से होता, कंडीशन कुछ इस प्रकार की होती है, सर ये 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते, Fe है, 3D में कितने होते, 6, यहाँ 3D में, यहाँ 3D में 6, इसके लिए इधर 3D में ये कॉपर है, तो 3D में 10 होते हैं और 4s में 1 होता, तो 29 हो जाते हैं, ठीक है। 8 तो वहां 10 तो वहां, तो 10 2 12 6 18 18 और 10 28 और 1 29, ये होता। जिंक में यहाँ पूरे 10 होते हैं और 4 में s में 2, ठीक है। देखो अब सवाल है Fe3 पॉजिटिव है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो ये गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन इसमें बचे, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव में, Fe2 में 2 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से, ये 0 हो गया, और इसमें 3D में 6। अच्छा ये कह रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव में अगर यहां से जाता है 1, तो यहां से बचते हैं कितने, यहां बचते हैं कितने, 9। ऐसे ही ये देखिए यहां से अगर Cu वो Zn2 पॉजिटिव है तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब देखिए ध्यान से गौर करो, सवाल कह रहा है ये तो सब खाली हो गए, ठीक है, हटाओ इनको। अब ये है 3D में, तो 3D में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा सब 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। कुंड का अधिकतम बोलता का नियम, एक इलेक्ट्रॉन जब तक सब में नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा, तो ये वाले 5। इसमें आ जाओ, इसमें कितने दोस्तों, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आगे देखो इधर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे फुल है ना, आप चेक कर लीजिए, सब के सब फुल है। अरे ये कैसा है, ये भाई साहब तुम्हारा डायामैग्नेटिक है, ठीक है, ये प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, 1 है तो चुंबकीय। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है, और इसमें अनपेयर कितना है, 5 है, तो आंसर है हमारा Fe3 पॉजिटिव। तो Fe3 पॉजिटिव सबसे अधिक कैसा होगा, सबसे अधिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अगला सवाल क्या कहता है, देखो ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म प्रकृति में समाकृत है, बहुत अच्छे, ठीक है। देखो आइसोमोर्फस, ठीक है, देखो इनकी क्रिस्टल की संरचना समान है, अगर एक से दिख रहे हैं, देखो जैसे ये दिखा रहा है ZnSO4 7H2, तो ये दोनों ये हमारे पास
समाकृतिक, ये कह रहा नहीं है तो ये तो समाकृतिक है, ठीक है, ये समाकृतिक है, इसका मतलब है ये हमारा आंसर नहीं है। देखो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अच्छा इसको अलग छोड़ो, ये दिखाई दे रहा है क्रिस्टल में Na पॉजिटिव बनाएगा, ये K पॉजिटिव बनाएगा, ये भी समाकृतिक है, ये भी आंसर नहीं है। सेम ये K2SO4 है और ये K2 ऐसी ये भी हमारे पास क्रिस्टल में सेम समाकृतिक है। आंसर बचता है हमारे पास कौन सा, आंसर बचता है CaCO3 इसका है आंसर में CaCO3, ये क्रिस्टल अलग प्रकार का बनेगा और Na2CO3 ये क्रिस्टल अलग प्रकार का बनेगा, हमारे पास आंसर है ये, ठीक है। ओके, अब सवाल है, ये कह रहा है कि भाई साहब नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, M नेगेटिव की आयनिक त्रिज्याएं एंगस्ट्रॉम में क्रमशः हैं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, ये मान कोई नहीं याद रख सकता, ठीक है, बस कंडीशन ये है कि तुम्हें वैल्यू दे रखी है, बस तुम्हें पढ़ के इसमें चेक करना है कि कौन सा क्या है। देखो ध्यान से, 3 नेगेटिव, अच्छा O2 नेगेटिव और F1 नेगेटिव, इसका मतलब है कि 7 खुद के 3 लिए 10 हुए, किसके ये 8 खुद के थे 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब लिए कितने हुए 10। ऐसे ही F9 खुद के थे, एक लिया है तो 10, इसका मतलब है ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा एक बात याद रखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियस पर जो चार्ज है, इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो रेडियस कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये 7 इलेक्ट्रॉन अंदर हैं, वो 7 प्रोटॉन अंदर है, वो बाहर 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। यहाँ कितने, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 9 है, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। मतलब ये 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ये 7 खींच रहे हैं, सिंपल है, कौन से ज्यादा खींचेंगे, 9 प्रोटॉन ज्यादा मजबूत बॉन्ड लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आकार सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, बस ये तरीका है इसको चेक करने का। आप देख लीजिए आंसर में तुम्हें इस प्रकार का दे रखा हो तो देखो, ये पहले नंबर पे छोटा दिया है तो गलत, ये छोटा दिया है तो गलत, ये बड़ा दिया है, रुक जाइए, ये सबसे बड़ा है लेकिन ये सबसे छोटा है, तो ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ये, क्योंकि क्रम दिया है तुम्हें, सही है, सबसे बड़ा हमारे पास यही होना चाहिए, तो आंसर है हमारे पास ये। क्लियर है, ओके। आगे कह रहा है, एक ही आणविक सूत्र वाले लेकिन अंतरिक्ष में परमाणुओं के सापेक्ष स्थिति में भिन्नता रखने वाले यौगिक को खाली जगह क्या कहा जाता है। देखो ध्यान से, ये कह रहा है जिनका अर्थसूत्र समान है, ठीक है, जिनका अर्थसूत्र कैसा है, समान है, लेकिन अंतरिक्ष में भिन्नता, मतलब स्ट्रक्चर कैसे है इनके, मतलब सॉरी एक ही अणुसूत्र वाले है ना, और अंतरिक्ष में इनकी जो परमाणुओं की जो स्थिति है वो कैसी है, अलग अलग है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहले देखो यही आंसर है इसका, त्रिविम समावयवी, ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष में यानी कहने का मतलब है 3D डायमेंशन में इनकी जो शेप्स है ना वो कैसी है, डिफरेंट है, इस प्रकार से इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग त्रिविम समावयवी कहते हैं। दूसरा, फिर अगर इस तरीके समझना है तो ऑप्शन चेक कर लिया करो, स्थिति समावयवी, पोजीशन समावयवी, ठीक है, मतलब स्थिति होती है, जो ग्रुप है, समूह है, उसकी अलग अलग स्थिति रिप्रेजेंट हो जाए उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्रियात्मक समावयवी फंक्शनल समूह है, ठीक है, अणुसूत्र समान है, फंक्शन अलग अलग हो गए, जैसे हमारे पास OH और CO ये हो सकता है किसी में, ठीक है। आगे संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल में आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने C6H14 ये लिख दो, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, डन।